ससुराल चूर चूर हो गया। शर्मा परिवार का मुखिया रमाकांत था। रमाकांत अपनी पत्नी शांति और बेटे विमल के साथ रहा करता था। विमल की शादी किरण से होने वाली थी। ए जी, सुनते हो? नहीं, नहीं सुनता हूं। बहरा हूं। यही तो चाहती हो ना तुम? ओहो, आप भी ना। मैं कह रही हूं कि मेरी बात सुनिए ना। आप तो बिना बात के बस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या सुनो तुम्हारी बात? ऐसे कौन सी काम की बात करती हो तुम? बस यही काम थोड़ी है, और भी जरूरी काम है मेरे पास। अरे पापा सुन तो लो, मम्मी क्या कह रही है, क्या पता जरूरी काम हो। सुनाओ, क्या बात है? बोलो, मुंह दिया है तो अब बोलो भी। अरे, वो मैं ये कह रही थी कि अब शादी में ज़्यादा समय नहीं बचा है। बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो चलो ना, मार्केट साथ में शॉपिंग कर लेते हैं। आप भी तो देख लो क्या क्या सामान लेना है। आपकी पसंद भी तो ज़रूरी है ना। ले सुन ले अपनी माँ की काम की बात। शांति, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं शादी की शॉपिंग करने जाऊंगा? मैं औरत दिख रहा हूं क्या तुम्हें? कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, या फिर बोलने से ही मतलब है? अरे पर क्या पर? अपने पति को सबके सामने बेइज्जत करना चाहती हो? देखो, मेरा पति औरतों की तरह दुल्हन के गहने और कपड़ा लत्ता लेने जाता है। मेरा पति औरतों वाले काम करता है। तेरी तो पता नहीं, लेकिन मेरी तो इज्जत है इस समाज में। मैं ये सब काम नहीं करने वाला। अरे, शॉपिंग करने से कौन सी इज्जत कम हो जाती है भला? हाँ, हो जाती है इज्जत कम। कान खोल कर सुन लो, मुझसे नहीं होंगे ये औरतों वाले काम। जाओ अकेले शॉपिंग करने, मेरा दिमाग मत खाओ। इन लुगाइयों को और कुछ काम है नहीं, आदमियों का दिमाग खाने चली आती है। रमाकांत विमल को भी उसके साथ नहीं जाने देता। शांति बेचारी अकेले जाकर पूरी शॉपिंग करके आती है और पूरा दिन शॉपिंग करके वापस घर आती है। तब रमाकांत को शॉपिंग का सामान दिखाती है। मैं आ गई, आइए देख लीजिए क्या क्या लाई हूँ। बेटे की शादी है तो इतनी शॉपिंग करना तो बनता ही है। आखिर अब मैं सास बनने वाली जो हूँ। मर्द का काम होता है पैसे देना, ये सब देखना नहीं। जो लाई हो ठीक है, या औरतों के सामान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। लाओ माँ, मुझे दिखा दो। मेरी शादी है, मैं तो देखूंगा ही। आखिर मेरी माँ इतनी मेहनत जो कर रही है मेरे लिए। हाँ बेटा, देख ले मैं अपनी होने वाली बहू के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। उम्मीद है उसको सब पसंद आएगा। माँ, आप इतनी मेहनत और प्यार से इतनी शॉपिंग कर रही हो, पसंद तो आएगा ही। विमल, तुम मेरे साथ चलो, इससे ज्यादा जरूरी और भी काम है। अपनी माँ को उसके काम करने दे। हाँ पापा, आप चलो, मैं बस अभी आया। माँ मेरे लिए भी तो शॉपिंग करके आई है। मैं तो अपना सामान देख कर ही आऊंगा। शांति को खुश करने के लिए विमल सारी चीजें निकाल कर देखता है और उनकी बहुत तारीफ करता है। कुछ दिन और गुजरते हैं और शादी का समय काफी करीब आ जाता है। रमाकांत के घर मेहमान आने लगते हैं। ए जी, घर में इतने मेहमान आए हुए हैं, मैं तब से बस काम ही किए जा रही हूँ। मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए ना। मैं अकेले सब कितना करूँगी। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो मेरी बहू आ जाएगी मेरा हाथ बांटने के लिए। अभी के लिए आप थोड़ी सी मदद कर दो ना। तुमने आज से पहले मुझे कभी घर के काम करते देखा है जो अब मैं करूंगा? वो भी इतने मेहमानों के सामने। मेहमान देखेंगे तो क्या कहेंगे कि रमाकांत तो जोरू का गुलाम है। नहीं नहीं, ये सब काम तुम अकेले ही करो। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हमारे घर में और कोई है भी नहीं, मैं किससे कहूँ। विमल की तो शादी है, अब उससे तो काम करवाऊंगी नहीं और अकेले मुझसे ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। इतनी औरतें आई है, इनसे बोलो काम करवाए। ये क्या बस चुगलियां करने आई हैं? शादी वाले घर में आई है तो काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ क्या ये सारी औरतें आराम करने आई है?
औरतों का एक ही काम है कि वो अपना किचन अच्छे से संभाले। ठीक है, आपको नहीं करना तो रहने दो, मैं मेहमानों से नहीं कहने वाली। आपका क्या ज्ञान देकर चले जाओगे? बाकी सब तो मुझे ही बाद में बोलेंगी कि घर बुलाकर मैंने सभी मेहमानों से काम करवाया। नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा है कि मैं अकेले ही सारे काम कर लूं। हाँ तो सही है, जो करना है करो, मैं जा रहा हूं आराम करने। यही बात तुम्हें मैं पहले भी कह रहा था कि तुम अपना काम खुद कर लो। मैं सोने जा रहा हूं, मुझे परेशान मत करना अब। शादी होते होते शांति थक कर चूर हो जाती है, लेकिन मजबूरन सब उसे ही करना पड़ता है और वक्त में शादी हो जाती है। शादी के बाद जब दुल्हन घर आती है तो शांति कहती है, कितनी प्यारी बहू लाई हूं मैं, एकदम चांद का टुकड़ा है, नजर ना लग जाए। आखिर पसंद किसकी है? मैंने ही पसंद किया है ये चांद का टुकड़ा। अच्छा, रिश्ता किसने बताया था? मैं रिश्ता ही ना बताती तो तू पसंद कैसे करता? ठीक है बाबा, आप जीती, मैं आ रहा। आप ही लाई हो अपनी प्यारी बहू, अब तो खुश हो ना आप? शुरू के कुछ दिन तो सही निकल जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन जब किरण खाना बनाती है तो वो देखकर विमल कहता है, आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, फटाफट परोस दो फिर खाते हैं। हाँ ये लो, खाकर बताओ कैसा बना है। अरे मैं अचार लाना तो भूल ही गई, जरा ले आओ तो अचार। कहाँ रखा है बता दो, मैं अभी ले आता हूँ, तुम बस जल्दी से खाना परोस दो। किचन में फ्रिज के पास रखा है। विमल जाता है और किचन से अचार लेकर आता है, पर उसको ऐसा करते हुए रमाकांत देख लेता है और चिल्लाने लगता है, आज किचन में घुस गए, कल रोटियां भी बनाने लगोगे। यही देखना बाकी है अब इस घर में। इस घर के आदमी अब किचन में ही नजर आएंगे। क्या पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? क्या के बच्चे, तुझे इतनी सी बात नहीं पता कि किचन औरतों की जगह है, मर्दों की नहीं? तू यहां क्या कर रहा है? तुझे किसने कहा किचन में जाने को? पिताजी वो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, अपने बेटे से कर रहा हूं। मर्दों के बीच में औरतों को नहीं बोलना चाहिए। घर वालों ने इतनी सी बात भी नहीं सिखाई। आज के बाद बीच में मत बोलना। अब तुम इस घर की बहू हो तो बहू के जैसे रहो। अरे पापा, मैं तो बस अचार लेने गया था, इतनी क्या बड़ी बात हो गई? मुझे भूख लग रही थी तो मैंने किरण को खाना निकालने को कहा और इसलिए मैं खुद किचन में गया था अचार लेने। मुझे फालतू की बहस नहीं करनी। दोबारा किचन में मत दिख जाना बस, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किरण अपने ससुर की ऐसी रूढ़िवादी सोच देखकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। बहू, शाम के लिए सब्जी नहीं है, ले आना जाकर। अच्छा माँ जी, आप आराम करिए। किरण तुरंत ही विमल को फोन करके कहती है, सुनते हो, आपसे ना एक काम था। बोलिए मोहतरमा जी। क्या आप ऑफिस से आते वक्त सब्जी ला सकते हैं? मैं ले तो आती, पर घर का काम करते करते बहुत थक गई हूँ। आप ले आएंगी ना? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं लेता आऊंगा। किरण के कहने के बाद शाम में विमल सब्जी लेकर आता है, लेकिन उसको आते हुए रमाकांत देख लेता है। क्या ले आए बेटा? आलू, मटर, प्याज और हरी मिर्च लाया हूं। मार्केट में सब्जियों का भाव तो आसमान छू रहा है। वैसे मैं सब ले आया, कुछ और लाना था क्या? हाँ, और चूड़ियां लेकर आए कि नहीं? चूड़ियां? चूड़ियां क्यों? किरण ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अरे चूड़ियां तुम्हारे पहनने के लिए। अब औरतों वाले सारे काम कर रहे हो तो चूड़ियां तो पहनोगे ना। ऐसे खाली हाथ अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। पापा, मैं तो बस। चुप कर। जब देखो तब औरतों वाले काम करने में लगा रहता है। मुझे पहले पता होता कि तुझे इतना शौक है ये सब करने का
तो बहू को घर ना लाता, बल्कि तुझे उल्टा जमाए बनाकर भेज देता। नाक कटा दिए मेरी। जाने दीजिए ना, हो गई इससे गलती, आगे से नहीं करेगा। बेचारा मदद करने की कोशिश तो कर रहा था। आप गुस्सा मत करिए, मैं बात करती हूँ उससे। यह इसी के लायक है। इसे अपनी साड़ी दे दो, ये वो पहन कर घर के काम करेगा। इसी के तो लायक है तुम्हारा सुपुत्र। विमल ऐसी बातें सुनकर रुआंसा हो जाता है, पर रमाकांत उसे ये सब सुनाकर अपने कमरे में चला जाता है। माँ, ये पापा को क्या हो जाता है? इतनी तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी जो पापा ने इतना उल्टा सीधा सुना दिया। हाँ माँ जी, ये तो बस मेरी मदद के लिए सब्जियां लेकर आए थे। इसमें ऐसा कौन सा पाप हो गया जो पापा जी इतना गुस्सा हो गए? बहू, तुम्हारे ससुर का गुस्सा थोड़ा तेज है। मैं उनसे बात करूंगी, अब तुम दोनों जाओ। अगले ही दिन रमाकांत के पास उसकी बहन के ससुराल से फोन आता है, जिसे सुनकर रमाकांत सभी से कहता है। विमल, तुम्हारी बुआ के घर से फोन आया है। उनका एक्सीडेंट हो गया है। न जाने कैसे हो गया ये सब। अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक ये कैसे हो गया। पता नहीं तेरी बुआ कैसी है। अरे तो चलिए उन्हें देख कर आते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूं, आप जल्दी से आ जाओ। चारों लोग जाकर विमल की बुआ को देख कर आते हैं, जहां उन सभी को पता चलता है कि विमल की बुआ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। हे भगवान, मेरी नानद को जल्दी से ठीक कर दे। ये सब अचानक क्या हो गया? मम्मी, बुआ ठीक तो हो जाएगी ना? आपको पता है वो मेरी फेवरेट बुआ है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बुआ जी को, आप सभी बस अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। और रोले, दहाड़े मार कर रोले। टिश्यू लाकर दूं क्या? आंसू पोछेगा? मर्दों को रोना शोभा नहीं देता। रोना ये सब औरतों का काम है। मर्द हर मुश्किल में मजबूत पहाड़ की तरह खड़ा रहता है, ना कि तेरी तरह हर बात पे रोने लगता है। आपको बुरा नहीं लग रहा कि बुआ की ये हालत है? पापा, आपका दिल क्या पत्थर का हो गया है जो आपको बुआ की हालत दिखाई नहीं दे रही है? बुरा लग रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि औरतों की तरह रोने बैठ जाऊंगा। मर्द इतने कमजोर नहीं होते। बात बात पर रोना औरतों का काम है। सॉरी कि मुझ में भावना है। भावनाएं सब में होती है, पर जो भावनाओं पर काबू करता है वही मर्द होता है। औरतों की तरह भा भा करके रोने वाला मर्द नहीं होता। ये बोलकर रमाकांत वहां से चला जाता है। शांति और किरण विमल को दिलासा देती हैं। आप फिक्र मत करिए, बुआ जी ठीक हो जाएंगी। चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग थोड़ी देर अंताक्षरी खेले, उससे ना आपका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं, इस वक्त मेरा मन अच्छा नहीं है। बहुत सही कह रही है बेटा, उस बारे में सोचता रहेगा तो और बुरा लगेगा। चल मैं भी खेलूंगी, हाँ? और तू देख लियो, तेरी बुआ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वो लोग अपना गम भुलाने के लिए अंताक्षरी खेलना शुरू कर देते हैं, पर तभी रमाकांत वहां वापस आ जाता है। अगर बुरा लग रहा था तो लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता, वीडियो गेम खेल लेता या सो जाता, पर नहीं, जनानियों वाले खेल खेलने बैठ गया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? अब आपको इस पे भी दिक्कत है पापा? आपको तो मेरे हर काम से दिक्कत है। ऐसा मैं क्या ही करने लगा हूं पापा जो आपको इतनी दिक्कत होने लगी है मुझसे? मर्द होकर औरतों वाले काम करेगा तो दिक्कत क्यों नहीं होगी? अरे जाने दीजिए ना, क्यों आप? देखिए अभी हम सब अस्पताल में है, यहाँ लड़ाई मत करो, अच्छा थोड़ी ना लगता है। तुम्हारी राय नहीं मांगी मैंने, चुप रहो तुम। और अगर कोई राय देनी है तो अपने बेटे को दो कि ये सारी हरकतें छोड़ दे। ये सब सुनकर किरण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
अब पानी सर से ऊपर निकलता जा रहा है। ससुर जी का मेल ईगो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। किरण अपने ससुर जी को सही रास्ते पर लाने का एक प्लान सोचती है और शांति और विमल को भी इस बारे में बताती है। तुम्हें लगता है ये प्लान पापा पर काम करेगा? और अगर कुछ भी गलत हुआ तो पापा हम सभी को घर से बाहर कर देंगे। हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। पापा जी की सोच बदलना बहुत जरूरी है। तुमने सही कहा बहू, हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकता। मैंने उनके इस रवैये को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त किया है, पर अब मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी करो। प्लान के मुताबिक किरण प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है और अपने मायके चली जाती है। माँ जी, मुझे यहाँ आराम नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब तो सीधे आपका पोता लेकर ही आऊंगी, तब तक आप ही घर संभालो। ठीक है बेटा, तू जा, मैं तुझसे मिलने आती रहूंगी। अपना ध्यान रखना। हाँ। किरण चली जाती है। उसके जाने के 2 ही दिन बाद शांति बीमार होने का नाटक करने लगती है और बिस्तर में सो जाती है। क्या हो गया तुम्हें शांति? ठीक हो ना? मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। बहुत घबराहट हो रही है। लगता है मेरे दिन नजदीक आ गए। भगवान मुझे बुला रहे। ओहो, तुम बिना ये कैसे बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, आराम करो। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। आप मम्मी के पास बैठिए, मैं बुला कर लाता हूँ। विमल डॉक्टर को बुलाकर लाता है, लेकिन उनको रास्ते में सारी बात समझा देता है। इनका हाल तो काफी खराब है। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इनको खिला दीजिएगा और बिस्तर से बिल्कुल उठने मत दीजिएगा, क्योंकि इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। कितना आराम डॉक्टर? कम से कम 1 महीना। क्या कहा? 1 महीना? चौंकिए मत। इस 1 महीने में अगर इन्होंने सही से आराम नहीं किया तो आप इनको लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाते रहेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। और इनको बाहर का खाना मत खिलाइएगा, वरना इनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अब घर में कोई काम करने वाला बचा ही नहीं था, तो भला घर का खाना कैसे बनता? बेटा विमल, तुझे चावल बनाना तो आता है ना? तो बना ले। नहीं पापा, अब मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूँ। मर्दों को ये सारे काम नहीं करने चाहिए। अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा पापा। अच्छा, तो कोई खाना बनाने वाली ढूंढ ला। आजकल काम करने वाली कहाँ मिलती है पापा। हमारे पड़ोसी तो खुद कितने महीनों से ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं मिली तो मुझे कहाँ से मिलेगी। मुझे भूख लग रही है। रमाकांत से शांति की ये हालत देखी नहीं जाती और वो खुद एक किचन में घुस जाता है और इंटरनेट पर वीडियो देखकर दाल बनाने लगता है। शांति और विमल ये देखकर बहुत खुश होते हैं। देख रही हो मम्मी, किरण का प्लान काम कर रहा है। हाँ, उसे भी फोन करके बता दे। 2 दिन गुजर जाते हैं और इन 2 दिनों में रमाकांत शांति की काफी सेवा करता है। अरे शांति बहन, तुम्हारी तबीयत का पता चला तो मैं दौड़ी चली आई। भगवान जल्दी से तुम्हें ठीक कर दे। घर में मेहमानों के आने से रमाकांत बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी बेइज्जती होगी। लेकिन तभी एक औरत कहती है, रमाकांत भाई साहब, तुम्हें खाना बनाकर खिला रहे? क्या बात है, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। भगवान ऐसा पति सबको दे। हाँ बहन, तुमने सही कहा। मुझे तो शांति बहन से जलन हो रही है। हमें रमाकांत भाई से कुछ सीखना चाहिए। रमाकांत तो उनकी बातें सुनकर हैरान होता है। पापा, आप तो कह रहे थे कि औरतों वाले काम करने से बेइज्जती होती है, पर यहाँ तो आपको इज्जत मिल रही है।
हाँ, मैं भी हैरान हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हैरानी वाली बात नहीं है पिताजी। मिल बांट कर काम करने वालों को और एक दूसरे की मदद करने वालों को हमेशा समाज में इज्जत ही मिलती है। अरे बहू, तुम यहाँ? बहू आपके बदलने का इंतजार कर रही थी। आप में बदलाव आया तो वो भी आ गई। कैसा बदलाव? यही बदलाव जिसने आज आपको समझाया कि औरतों वाले काम करना इज्जत की बात है, ना कि बेइज्जती की। अरे तुम उठ क्यों रही हो? लेट ही रहो। मैं ठीक हूं। आपके बदलते ही मेरी तबीयत भी बदल गई। इसी बात पे चाय हो जाए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको बहू। तुम तो अभी आई हो, बैठो आराम से, मैं बनाता हूँ चाय। क्या? 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 अब ऐसे करोगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। रमाकांत अब पूरी तरह बदल चुका था और उसके बाद से बोलो खुशी खुशी रहने लगी।